हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पुलिस लॉ 24 में। और आज हम समझने वाले हैं संपत्ति के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन 303 बीएनएस को। 303 बीएनएस के अंतर्गत है चोरी की परिभाषा और चोरी का दंड। क्या कुछ नया चेंजमेंट हुआ है आईपीसी की तुलना में बीएनएस के अंतर्गत चोरी के बारे में, उसको भी समझेंगे। और चोरी के लिए कौन से आवश्यक तत्व हैं उनको समझेंगे। साथ ही मुख्य रूप से कौन कौन से केस लॉ हैं चोरी के बारे में जो चोरी को डिफाइन करते हैं और दंडात्मक कार्रवाई में बहुत ही उपयोगी होते हैं। तो आइए समझते हैं धारा 303 बीएनएस को। अध्याय 17 के अंतर्गत संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में है, जिसमें चोरी के विषय में अब हम पढ़ने वाले हैं। धारा 303 के फर्स्ट क्लॉज के अंतर्गत चोरी की डेफिनेशन दी हुई है, जो आईपीसी के अंतर्गत थी धारा 378 के अंतर्गत। एक एक शब्द की कोई ना कोई महत्ता होती है कानून में, तो एक एक शब्द को समझेंगे। जो कोई मतलब कोई भी किसी व्यक्ति के कब्जे में से, किसी व्यक्ति के मतलब कब्जे में से उस व्यक्ति की सम्मति के बिना कोई चल संपत्ति बेईमानी से ले लेने का आशय रखते हुए संपत्ति ऐसे लेने के लिए हटाता है, वह चोरी करता है, यह कहा जाता है। तो इसमें कितने तत्व आ गए? 5 तत्व आ गए। सबसे पहला क्या आ गया कि संपत्ति किसी के कब्जे में होनी चाहिए, दूसरा उसकी सम्मति के बिना, और तीसरा चल संपत्ति होनी चाहिए, चौथा हो गया बेईमानी का आशय रखते हुए उसका स्थान परिवर्तन कर देना, मतलब उसको हटा देना। तो ये 5 बातें चोरी के अंतर्गत आती हैं। अब आ गया हमारा कि आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। नंबर पहला है इसका कि संपत्ति लेने का बेईमानीपूर्ण आशय होना चाहिए। साथ ही संपत्ति चल संपत्ति होनी चाहिए, मतलब जंगम संपत्ति होनी चाहिए, और वो किसी व्यक्ति के कब्जे में होनी चाहिए। संपत्ति को संपत्तिधारी की सम्मति के बिना लिया जाना चाहिए, कि उसकी सम्मति के बिना, और संपत्ति को हटाया जाए, स्थान परिवर्तन किया जाए। तो ये 5 आवश्यक तत्व हैं चोरी की परिभाषा के अंतर्गत। अब समझेंगे संपत्ति लेने का बेईमानीपूर्ण आशय को। बेईमानी को किस में डिफाइन किया गया है? बेईमानी को धारा 2 के उपधारा 7 के अंतर्गत डिफाइन किया है, जिसमें क्या है धारा 2 में परिभाषा है बीएनएस के अंतर्गत। तो बेईमानी का मतलब हो गया किसी व्यक्ति को सदोष लाभ और दूसरे व्यक्ति को सदोष हानि। एक व्यक्ति चोरी करता है तो दूसरे से जिस व्यक्ति की संपत्ति वो लेता है उसको सदोष हानि करता है और खुद को सदोष लाभ करता है। तो ये हो गया बेईमानी से। इसका एक उदाहरण देता हूं अभी आपको। एक व्यक्ति ने उसके खेत में गाय लग गई थी और गायों को क्या किया, उसने वहां से हटा करके काजी हाउस में बंद कर दिया। तो इसमें क्या हो गया, इसमें चोरी नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि उसका बेईमानीपूर्ण आशय नहीं था, उस संपत्ति को लेने का आशय नहीं था। उसका आशय केवल इतना था कि उसके खेत को गाय खा रही थी, तो उसने वहां से हटा करके और काजी हाउस में बंद करा दिया। इसमें क्या है, बेईमानी का आशय होना चाहिए। किसी की मोटरसाइकिल चुरा ली, मोटरसाइकिल को ले लिया, तो बेईमानी का आशय था कि उसको न लौटाए या उसको न बताए, तो बेईमानी का आशय हो गया। दूसरा आ गया संपत्ति चल होनी चाहिए। अब चल संपत्ति के अंतर्गत क्या क्या आता है? जो भूमि से जुड़ी हुई चीजें हैं उनको छोड़ करके समस्त चीज क्या आती है, चल संपत्ति के अंतर्गत आती है। अब कहेंगे आपके चल संपत्ति में तो लाइट भी आ गई। हाँ, लाइट भी आ गई। चल संपत्ति में बेशक लाइट क्या है, तारों से होकर के जुड़ी हुई है और तारों से बहती है, लेकिन भारतीय विद्युत अधिनियम 1910 की धारा 39 में यह प्रावधान किया गया है कि लाइट को भी चल संपत्ति माना गया और उसकी भी चोरी लिखी जा सकती है। अब बात यह आ गई कि पानी क्या हो गया जी, पानी भी क्या हो गया, चल संपत्ति हो गया। अगर पाइप से बह करके पानी जा रहा है और उससे कोई चोरी कर लेता है तो चल संपत्ति हो गया। बोतल में कहीं पानी बिक रहा है तो संपत्ति है ना। अगर उस बोतल को चुरा लिया गया तो क्या हुआ, पानी चुरा लिया गया। परंतु जो प्राकृतिक संसाधन है
प्राकृतिक संसाधन जैसे जलाशय हो गया, तालाब हो गया, नदी हो गई, इनके पानी को चोरी की परिभाषा में नहीं माना गया है, जो प्राकृतिक संसाधन है। अब यह बात आ गई कि एक पेड़ हो गया, तो पेड़ क्या चल संपत्ति है? वो चल संपत्ति उस समय बन जाता है जब भूमि से अलग हो जाता है। जो भी संपत्ति भूबद्ध है तब तक वो चल संपत्ति नहीं है, या किसी चीज से जुड़ी हुई है तब तक वो चल संपत्ति नहीं है। परंतु वो जैसे ही उससे अलग हटती है, भूबद्ध है या किसी चीज से जुड़ी हुई है, जैसे ही अलग हटती है तो क्या हो गया, वो उसकी चोरी की जा सकती है। जिस प्रकार से एक पंखा जब तक छत में कसा हुआ है तब तक उसकी चोरी नहीं हो सकती, लेकिन उसको जैसे ही खोल लिया तो उसकी चोरी हो सकती है। उसी प्रकार से पेड़ है, जब तक जमीन में लगा हुआ है तब तक चोरी नहीं हो सकती, परंतु उसको जैसे ही काटा तो चोरी हो सकती है उसकी। तो इस प्रकार से जो जुड़ी हुई चीजें हैं इनको क्या माना गया? भूबद्ध जो चीजें हैं इनको चल संपत्ति नहीं माना गया, परंतु जैसे ही उससे अलग होती है तो ये बन जाती है चल संपत्ति। अब आ गया व्यक्ति के कब्जे में होनी चाहिए, तो वो संपत्ति किसी व्यक्ति के कब्जे में होनी चाहिए। कब्जे से मतलब समझेंगे कि अगर एक मोटरसाइकिल मैंने अपने दरवाजे के बाहर खड़ी कर दी तो क्या वो मेरे कब्जे में है? हाँ, वो मेरे ही कब्जे में है। क्यों? क्योंकि मैं उसकी चोरी लिखवा सकता हूं। अगर वहां से वो चोरी हो जाती है तो मैं चोरी लिखवा सकता हूं। मैंने अभी अपनी गाड़ी को कहीं पे बाहर खड़ा कर दिया, तब तक वो मेरे ही कब्जे में है। ये नहीं कि उसका कब्जा किसी और का हो गया। या मेरे पास में कोई संपत्ति अन्य है जो चल संपत्ति है, तो क्या हो गया? उसका कब्जा हो गया। अब उस कब्जे वाली संपत्ति को ही हटाता है, तब चोरी की श्रेणी में आएगा। नेक्स्ट आ गया संपत्ति को संपत्तिधारी की सम्मति के बिना लिया गया हो। अब उस संपत्ति को क्या किया गया हो? सम्मति के बिना ले लिया गया हो। सम्मति के बिना अगर मैंने कोई वस्तु किसी व्यक्ति को अन्य को दी है, तब क्या मैं उसको बेईमानीपूर्ण आशय से ले लेता हूं तो क्या चोरी लगेगी? हाँ, निश्चित रूप से लग जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने वो संपत्ति उस समय दूसरे कब्जे में दे रखी थी और वो संपत्ति दूसरे कब्जे में थी और मैंने बेईमानीपूर्ण आशय से उसको ले लिया, तब चोरी मेरे ऊपर मेरी ही संपत्ति की लग सकती है। इसके बारे में अन्य केस लो हैं, वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। संपत्ति को हटाया जाना मतलब उसका स्थान परिवर्तन कर देना। स्थान परिवर्तन कर दिया उसको वहां से हटा दिया। बेशक उसका थोड़ा ही स्थान परिवर्तन किया हो सकता है कि एक जगह से कोई संपत्ति उठाई और वहीं पे पास में कहीं छिपा दी। जो छिपा दी संपत्ति वो भी क्या है? चोरी की श्रेणी में आएगा, क्योंकि उसका स्थान परिवर्तन कर दिया। तो जो ये 5 आवश्यक तत्व हैं, अगर ये शामिल हो जाते हैं तो उसे कहेंगे चोरी। अगर इन तत्वों में से कोई एक भी गायब हो जाता है तो वो चोरी की श्रेणी में नहीं आएगा। एक बार स्क्रीनशॉट लें और फिर मैं आपको इसके केस लो बताता हूं, कौन कौन से केस लो हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये चोरी के संबंध में बड़े महत्वपूर्ण केस लो हैं। क्या कोई व्यक्ति अपनी ही संपत्ति की चोरी का अपराधी हो सकता है? हो सकता है। किस प्रकार से? कि एक अभियुक्त ने क्या किया? सिपाही से एक बंडल उसकी सहमति के बिना ले लिया। सिपाही के पास में एक बंडल था उसी अभियुक्त का और वो उसकी सहमति के बिना ले लिया, किंतु उस समय वो सिपाही के कब्जे में था और अभियुक्त ने चोरी का अपराध किया था। यह केस लो शेख हुसैन बनाम सम्राट का 1887 अप्रतिवेदित क्रिमिनल केसेस 343। ऐसा हो जाता है कि किसी अभियुक्त को पकड़ के थाने में लाया गया और उस समय उसके पास में कोई भी संपत्ति है, उसको जामा तलाशी लेते हुए थाने में दाखिल कर दिया गया। थाने में दाखिल जब कर दिया गया, वो व्यक्ति अपनी संपत्ति को उसको बिना किसी को बताए और चुपचाप वहां से उठा लेता है। तो उसने क्या किया? चोरी का अपराध किया। बेशक वो संपत्ति उसकी थी, परंतु उस समय वो किसके कब्जे में थी? थाने के कब्जे में थी। इसी प्रकार से और केस लॉ है विद्युत अधिनियम 1910 की धारा 39 में विद्युत को चोरी माना गया है। ये केस लॉ है अवतार सिंह बनाम राज्य AIR 1965 सुप्रीम कोर्ट 666। नेक्स्ट केस लॉ है
जलापूर्ति पाइपों से पानी निकालना चोरी हो सकता है, लेकिन प्राकृतिक स्रोत जलाशय, नदी या कुआं से पानी लेना चोरी नहीं है। ये केस लॉ है महादेव प्रसाद बनाम सम्राट 1925, 45 इलाहाबाद 680। अब एक बात और आ गई कि पति पत्नी एक दूसरे की संपत्ति ले लेते हैं, तो क्या एक दूसरे पर चोरी लग सकती है? बिल्कुल लग सकती है। वो क्या है कि पति पत्नी के पास में अपनी अपनी कोई संपत्ति है, और मान लो पति अपनी पत्नी की कोई संपत्ति चुपचाप ले लेता है, उन 5 आवश्यक तत्वों की पूर्ति करते हुए ले लेता है, तो उसने क्या किया? चोरी का अपराध किया है। इसी प्रकार से अगर पत्नी पति की संपत्ति ले लेती है, तो उसने भी क्या किया है? चोरी का अपराध किया है। दोनों की प्रॉपर्टी को अलग अलग माना गया है, किसके अंतर्गत? आईपीसी के अंतर्गत भी और बीएनएस के अंतर्गत भी। तो इसका जो केस लो है, यह है बुटकी बनाम सम्राट 1893 17 मद्रास का है। नेक्स्ट है आपका कि अपने खेत में लगी गायों को पकड़कर काजी हाउस में बंद कर दिया तो चोरी नहीं, क्योंकि बेईमानी का आशय का लोप है। यह है राम रतन बनाम राज्य AIR 1966, सुप्रीम कोर्ट 926। आप एक बार इसकी फोटो लेंगे केस लो की, फिर और बताता हूं उसके बारे में। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण केस लॉ जो चोरी से संबंधित थे। अब समझेंगे इसमें दंड का क्या प्रावधान किया गया है चोरी के बारे में। धारा 303 की उपधारा 2 के अंतर्गत दंड का प्रावधान किया गया है कि जो कोई चोरी करता है तो किसी भांति का कारोबार जिसकी अवधि कितनी हो सकेगी? 3 वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माना या दोनों, और पश्चातवर्ती पे अगर पूर्व से दोष सिद्ध कर दिया गया और दोबारा अपराध करता है तो 1 वर्ष से 5 वर्ष तक का कारावास हो सकता है, प्लस जुर्माना, साथ ही जुर्माना भी लगेगा। और चोरी दूसरा, इसमें एक बड़ा अच्छा प्रावधान किया गया है धारा 303(2) के अंतर्गत, ये बीएनएस में ही प्रावधान किया गया है कि अगर चोरी की संपत्ति का मूल्य 5,000 रुपए से कम है और उसने पहली बार अपराध किया है और वो व्यक्ति दोष सिद्ध हो जाने पर उस संपत्ति को लौटा देता है, तब उसे सामुदायिक सेवा के दंड से दंडित किया जाएगा। यह धारा 303 की 2 उपधारा के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। तो चोरी के आवश्यक तत्व तो समझ में आए होंगे। एक बात और आती है कि चोरी और रिष्टी में क्या अंतर है। रिष्टी कहते हैं नुकसान करने को। तो जो चोरी में क्या करता है, चोरी में एक व्यक्ति को सदोष हानि करता है और खुद को सदोष लाभ करता है, परंतु रिष्टी के अंतर्गत वो दूसरे व्यक्ति को केवल सदोष हानि करता है, खुद को कोई लाभ नहीं पहुंचाता है। उदाहरण के लिए बताता हूं, एक व्यक्ति ने गुस्से में आकर के किसी व्यक्ति की मोटरसाइकिल को तोड़ दिया, तो उसने क्या किया? रिष्टी, क्योंकि उसने दूसरे व्यक्ति को सदोष हानि की है, अवैध साधनों द्वारा उसको नुकसान कारित किया है, परंतु खुद को कोई लाभ नहीं किया। लेकिन उसी मोटरसाइकिल की चोरी कर लेता है, तब क्या किया उसने? तब उसने उस व्यक्ति को जिसकी मोटरसाइकिल थी सदोष हानि की और खुद को सदोष लाभ किया। तो ये थी हमारी धारा 303, और चोरी को आप समझ गए होंगे और क्या दंड की व्यवस्था उसे समझ गए होंगे। अगर धारा समझ में आई हो और वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।